जय हिंद साथियों, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस सवाल जवाब के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट करीम। आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों के द्वारा पिछले 15 दिनों के दौरान जो अपनी कानूनी समस्याओं से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों के लीगल आंसर क्या होंगे, उन कानूनी समस्याओं का विधिक समाधान क्या होगा, इसी बारे में आज की वीडियो में बातचीत करते हैं। ज्यादातर कॉमन सवालों को लिया गया है और महत्वपूर्ण सवालों में से 10 सवालों को सिलेक्ट करके आज उन्हीं 10 सवालों के जवाब आज की वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों, इसमें नाम क्लियर नहीं है किसके द्वारा पूछा गया है। इन्होंने पूछा है कि कोई इंसान अगर लड़ाई में किसी की टांग तोड़ देता है या ऐसे मारता है कि उसको खून निकल आता है, तो क्या उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है। साथियों, किसी व्यक्ति की टांग तोड़ देना, हड्डी तोड़ देना या हड्डी फ्रैक्चर कर देना बॉडी में किसी भी पार्ट की, वो सेक्शन 325 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। 325 में जो मैक्सिमम सजा होती है वो 5 साल तक की सजा होती है। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि जिन मामलों में 7 साल तक की सजा है, उन मामलों में अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर जरूरी समझता है तो ही अरेस्टिंग करेगा, अगर जरूरी नहीं समझता है तो अरेस्टिंग नहीं करेगा। तो सिंपल टांग तोड़ देने से जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाए। जहां तक आपने कहा कि उसको खून निकल आता है, खून तो जरा सा अगर किसी की सुई चुभो दी जाती है तो भी निकल आता है। चोट की सीवियरिटी, गंभीरता देखनी पड़ती है कि चोट की गंभीरता क्या है। अगर ग्रीवियस इंजरी की कैटेगरी में है तो ग्रीवियस इंजरी में 326 लगेगी। 326 में सजा 7 साल की ऊपर हो जाएगी और उसमें गिरफ्तारी हो सकती है। तो साथियों, इस पे यही कहा जा सकता है कि चोट का अल्टीमेटली नेचर क्या है, और ये नेचर डिसाइड किया जाएगा मेडिकल ओपिनियन लेने के बाद, मेडिकल रिपोर्ट के बाद। अगर आफ्टर गेटिंग द मेडिकल ओपिनियन, मेडिकल रिपोर्ट, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि इस मामले में जो सेक्शंस अप्लाई हो रहे हैं उनमें सजा 7 साल से ऊपर है, तो वो गिरफ्तार कर सकता है। हाँ दोस्तों, यहां तक एक और सवाल है कि अगर 7 साल तक के मामलों में पुलिस गिरफ्तार करना चाहे तो वो क्या परिस्थितियां होंगी। उन परिस्थितियों में यह है कि अगर विवेचनाधिकारी को यह लगता है कि जो अभियुक्त व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति को बेचकर भाग सकता है, वो अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, सारी चीजों को बेचकर भाग सकता है और फिर उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में भी इन कारणों को देखते हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस व्यक्ति को उन मामलों में भी गिरफ्तार कर सकता है जिन मामलों में 7 साल या उससे कम की सजा होती है। देखते हैं साथियों आज का दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल ललित सिंह जी ने पूछा है। इन्होंने कहा है कि कुर्की से बचने का क्या उपाय है। ऐसे और भी कई सवाल हैं कि अगर एनबीडब्ल्यू हो गया है, गिरफ्तारी वारंट, उससे कैसे बचा जाए। साथियों, एक स्थिति आपने डिटेल में नहीं बताया कि आपके केस का स्टेटस क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि किसी भी मामले में वारंट कब होता है। हमारे खिलाफ कोई केस हो गया, चार्जशीट कोर्ट में पहुंच गई, हमने बेल नहीं कराई, तो अब हमारे खिलाफ सम्मन होगा। सम्मन में हम कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो हमारे खिलाफ बीडब्ल्यू होगा। बीडब्ल्यू में हाजिर नहीं हुए तो हमारे खिलाफ एनबीडब्ल्यू होगा। एनबीडब्ल्यू में हाजिर नहीं हुए तो कुर्की वारंट होगा। अगर बेल करा ली है, बेल कराने के बाद भी चार्जशीट सबमिट होने के बाद कोर्ट में अगर हाजिर नहीं होते तो भी सम्मन से लेकर के कुर्की वारंट तक होगा। तो अगर बेल करा ली है तो आप सिंपल कोर्ट में जाइए, एक एप्लीकेशन विद एफिडेविट दीजिए और अपना रीजनेबल रीजन एक्सप्लेन करिए कि दिस वाज द रीजन जिस वजह से हम कोर्ट में सम्मन आने पर अपियर नहीं हो पाए, या सम्मन की प्राप्ति हमें नहीं हो पाई, या हम बीमार थे, या हम आउट ऑफ स्टेशन थे, आउट ऑफ कंट्री थे, वट एवर द सर्कमस्टांसेस बिहाइंड, जो भी स्थितियां हों आप उनको मेंशन करते हुए एक एप्लीकेशन कोर्ट में दीजिए। अगर कोर्ट आपका कारण को जेन्युइन मानती है तो आपके वारंट को निरस्त कर देगी, अन्यथा आपको जेल जाना पड़ेगा। जेल जाने के बाद दोबारा बेल अप्लाई करनी पड़ेगी और फिर से बेल लेनी पड़ेगी अगर आपने बेल पहले ले ली थी। अगर आपने बेल नहीं ले ली है तो कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा। आपके खिलाफ सम्मान है तो भी सरेंडर करना पड़ेगा। बीडब्ल्यू, एनबीडब्ल्यू, कुर्की वारंट है तो भी सरेंडर करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये स्थिति है, कुर्की वारंट से बचने का कोई तरीका नहीं है। कुर्की उसी संपत्ति की होगी जो अभियुक्त व्यक्ति के नाम है, ये बात भी आप लोग जान लीजिए। इसमें तमाम रूलिंग है, लॉ इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो भोपाल सिंह ने पूछा है, पुलिस एफआईआर नहीं लिखती तो 166 AC में पुलिस के खिलाफ शिकायत कहां की जाए। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने लिखा है कि अगर पुलिस कुछ मामलों में अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती तो एफआईआर लिखने से मना करना भी एक संज्ञेय अपराध है। 2012 में जब आईपीसी और सीआरपीसी में बहुत ही वाइटल अमेंडमेंट हुए थे निर्भया रेप कांड के बाद, उन अमेंडमेंट्स में एक धारा 166
ए जोड़ी गई थी और उसका सब क्लाज सी, उसमें यह कहा गया है कि अगर पुलिस महिलाओं से संबंधित अपराधों की, जिसमें कुछ सेक्शंस दिए गए हैं, 376 है, 354 है, 509 है, ये सेक्शंस दिए गए हैं, अगर उन सेक्शंस में पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो पुलिस का एफआईआर लिखने से मना करना भी कॉग्निटिव ऑफेंस होगा और उसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में पुलिस के खिलाफ एफआईआर लिखाई जा सकती है। अब आपका पूछना है कि पुलिस नहीं लिखती तो हम कहाँ जाएं? अगर जाहिर सी बात है कि अगर उसी थाने के थानाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर लिखाना चाहते हो तो वो अपने खिलाफ तो लिखेगा नहीं, तो आप पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के पास जाइए, पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास जाइए, एसपी एसएसपी वगैरह के पास। वो भी अगर नहीं सुनते हैं, रजिस्टर्ड डाक से पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को आप एप्लीकेशन से भेजिए। इसके बाद भी अगर पुलिस ऑफिसर के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती तो आप कोर्ट में 156(3) पत्र देकर कह सकते हैं कि पुलिस को हमने ये एप्लीकेशन दी थी, पुलिस ने हमारी कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर नहीं लिखी जो महिलाओं से संबंधित था, एफआईआर लिखने से मना करना भी एक संज्ञेय अपराध है, लिहाजा संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया जाए। कोर्ट अगर आपकी बात से कन्विंस होती है, कोर्ट को लगता है कि आप सही बात कह रहे हैं, तो कोर्ट एफआईआर लिखने का ऑर्डर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो ऋतिक कौर ने पूछा है कि 188 आईपीसी लगाई है, उसमें बाइक बंद कर दी है। ये सवाल इस लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने पूछा है कि हमारे ऊपर 188 लग गई है, 188 लगने के बाद नौकरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, गाड़ी बंद हो गई है, गाड़ी हम किस तरीके से छुड़ाएं। साथियों 188 में जनरल तो थाने से जमानत देकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जब कोर्ट में जब चार्जशीट सबमिट होगी तो आपको कोर्ट में हाजिर होकर जमानत करानी पड़ेगी और फिर आगे ट्रायल शुरू होगा। ये तो रही 188 की बात। दूसरा, अगर कोई मोटर व्हीकल कोई बंद किया गया, सीज किया गया है, तो उसको ज्यादातर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बंद किया गया होगा। अगर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बंद किया है तो जैसे ही कोर्ट खुलता है, लॉकडाउन के दौरान अभी कोर्ट बंद चल रहे हैं, हालांकि ग्रीन जोन्स में कोर्ट खुल गए हैं लेकिन रेड जोन्स में अभी भी बंद है। तो अगर आपके यहाँ कोर्ट खुल गया है तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं, रिलीज एप्लीकेशन देने के बाद कोर्ट थाने से पूछेगी कि भाई इनकी गाड़ी को किस सेक्शंस में क्यों बंद किया गया। इसके बाद कोर्ट अगर आपकी बात से सेटिस्फाइड हो जाएगी तो आपकी मोटरसाइकिल को रीच करने का ऑर्डर कर देगी। तो इस प्रकार से आप अपनी गाड़ी को रिलीज करा सकते हैं रिलीज एप्लीकेशन दे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो विकास कुमार ने पूछा है, एक लड़का 2 साल से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, पुलिस पकड़ नहीं रही। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी भगोड़ा अपराधी। कोई व्यक्ति अगर कुर्की वारंट के बाद भी कोर्ट की पुलिस की पकड़ में नहीं आता तो कोर्ट उसको भगोड़ा घोषित कर देती है, भगोड़ा अपराधी घोषित कर देती है, और उसके नाम अगर कोई संपत्ति नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स ने भी संपत्ति से बेदखल कर दिया, तो अब कुर्की भी नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसे मामलों में अगर ये मालूम है कि वो व्यक्ति कहाँ पे है, जैसा आप लिख रहे हैं कि पुलिस पकड़ नहीं रही, इसका मतलब मालूम है व्यक्ति कहाँ पे है, तो आप कोर्ट से पुलिस के लिए ऑर्डर जारी करा सकते हैं। पुलिस संबंधित थानाध्यक्ष को कोर्ट ऑर्डर जारी कर सकती है कि अगर वो व्यक्ति फला जगह पे मौजूद है तो उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, उसको पकड़कर कोर्ट के सामने हाजिर करो। इस तरीके का कोर्ट लेटर लिख सकती है, ऑर्डर लिख सकती है, ऑर्डर जारी कर सकती है पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों जो राखी दिवाकर ने पूछा है, यदि मृत्यु दहेज की वजह से ना हुई हो, पत्नी के मरने से पहले दहेज की बात नहीं हुई थी, तो क्या 304 भी हट जाएगी? साथियों कोई भी अपराध है, अगर जो इल्जाम लगाया गया है वो इल्जाम कोर्ट में प्रूव नहीं होता तो निश्चित रूप से व्यक्ति बरी हो जाएगा। अगर 304B की जो कंडीशंस हैं, 304B की कंडीशंस के लिए मेरा 304B का वीडियो है, आप उसको सेपरेट रूप से देख सकते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जब 304B लगती है कि शादी से 7 साल के अंदर मृत्यु होना चाहिए, मृत्यु से पहले दहेज की मांग होना चाहिए, टॉर्चर किया जाना चाहिए। ये सारी वजह हैं 304B होने के लिए। अगर ये सारी वजह प्रूव नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से कोर्ट बरी कर देगा उसको। अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आईओ को ये लगता है कि जो डेथ है इसमें डाउरी के इंग्रेडिएंट नहीं है डाउरी डेथ के, तो पुलिस ऑफिसर सेक्शंस को चेंज कर सकता है, दूसरे रेलिवेंट सेक्शंस में चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर सकता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन से जो कमल डी ने पूछा है, मेरी सासू में बहुत परेशान करती हैं। इस तरीके के और भी लोगों ने सवाल पूछे हैं कि ससुराल में मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरे सास ससुर मेरे पति मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैंने ढेर सारे इस वीडियो बनाए हैं महिलाओं की समस्याओं के ऊपर। मैं आप लोगों को ब्रीफ में इतना ही बता दूं कि अगर ससुराल में किसी भी तरीके से फिजिकल मेंटल टॉर्चर किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकते हैं। अगर
डाउरी की डिमांड को लेकर मारपीट या अभद्रता या टॉर्चर किया जा रहा है तो आप डाउरी हैरेसमेंट का केस कर सकते हैं और थाने में जाके एफआईआर लिखा सकते हैं उसके खिलाफ। साथियों, अजिंत्य निकम ने एक सवाल पूछा कि 188 में सरकारी जॉब, मैंने इससे पहले बताया 188 में, ये कई लोगों ने पूछा सरकारी जॉब के संबंध में, 151 में और 188 में। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 151 लगाई गई है या 188 लगाई गई है तो सरकारी जॉब में किसी तरीके का कोई रुकावट नहीं होती। हाँ, कोर्ट जब तक कि आपको दोषी साबित ना कर दे तो किसी भी प्रकार के सरकारी जॉब में कोई परेशानी नहीं आती है उसमें। साथ ही नेक्स्ट सवाल है आपका जो आशीष ने पूछा है, मोबाइल खोने पर थाने रिपोर्ट लिखाने गए, पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर ली। बहुत मुश्किल काम है थानों में एफआईआर दर्ज कराना। कोई चीज हमारी खो गई है, जैसा आपने एंड्रॉयड मोबाइल की बात कही है, तो पुलिस को 379 में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए। लेकिन पुलिस किसी भी तरीके की रिपोर्ट दर्ज करने से बचती है, खासतौर से चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने से तो बहुत बचती है। तो चोरी के मामले में एनसीआर दर्ज किया जाना पूरी तरीके से गलत है। आप अदालत जाइए, अदालत में आप 156 दिन में प्रार्थना पत्र दीजिए या 155 में प्रार्थना पत्र दीजिए। इस एनसीआर में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करवाइए कोर्ट से। ऑर्डर कराने के बाद पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को एप्लीकेशन दीजिए कि जिन धाराओं में एनसीआर दर्ज की गई है उन धाराओं को चेंज किया जाए और रेलेवेंट सेक्शंस जो चोरी के सेक्शंस हैं उनमें उसको एफआईआर में कन्वर्ट करके फिर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। साथियों, आज का आखिरी सवाल है जिसमें ये कहा गया है कि हमारा ऐसा, मैं एक प्रोफेसर हूं, ऐसी जगह कहा गया ट्रांसफर कर दिया गया है जहां पढ़ाई के अलावा सारा काम होता है, यानी शिक्षण एकेडमिक काम नहीं होता है, बाकी काम होता है, तो क्या हम मानहानि कर सकते हैं? साथियों, ट्रांसफर करने से कोई मानहानि नहीं होती। अगर आपका ट्रांसफर किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हुआ है, भले ही वहां पे पढ़ाई ना हुई तो वो लापरवाही, अगर पढ़ाई नहीं होती, आप डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को उसकी शिकायत कर सकते हैं, संबंधित मिनिस्ट्री को शिकायत कर सकते हैं, शासन प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आपका ट्रांसफर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में किया है जहां वो आपका ट्रांसफर करने के लिए हकदार थे, ऐसी स्थिति में कोई मानहानि नहीं बनती है। मानहानि के प्रोविजन अलग हैं, अपमान के भी प्रोविजन अलग हैं। मेरा वीडियो है अपमान और मानहानि के बारे में, उसको आप जाकर के देख सकते हैं, मैं उसका लिंक यहाँ पर दे दूंगा। तो दोस्तों, ये थे आप लोगों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में रहते हुए जो थोड़ी बहुत जो ढील मिली है इस 4th लॉकडाउन में, वो बहुत ही सावधानी के साथ तमाम सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपने कामों को कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं जाने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बने हुए बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, जिससे कि मेरे द्वारा भविष्य में जो नए वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर मेरे द्वारा वीडियो में जो जानकारी दी जाती है वो जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियोज को लाइक किया करें, अपने दोस्तों में शेयर किया करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।